Hello friends, welcome all of you again in the class, digital class of Saraswati Group of Colleges. Once again we have discussed about the sequence, Cauchy sequence and bounded sequence. आज का हमारा टॉपिक है Cauchy sequence. सीक्वेंस के विषय में, सीरीज के विषय में पिछले क्लासेस में आपसे डिस्कस किया जा चुका है कि क्या सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस कब सीरीज हो जाता है। रियल सीक्वेंस का भी मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया कि क्या हम रियल सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या है, जिसमें हमने आपको एक मैपिंग दिखाई थी, जिस मैपिंग से हमने आपको ये बताया था कि कब सीक्वेंस को हम जनरल फॉर्म में और हम रियल का सीक्वेंस, जिसमें हमने एक मैपिंग लिखी एफ सच दैट n into यस, ठीक है, जहां हमने बताया था कि जो डोमेन होता है, जितने सीक्वेंस होते हैं उस सीक्वेंस का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर में होता है और उसका जो रेंज है वह क्या हो सकता है, वह नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। दैट मींस कि जो ये सीक्वेंस है, जो इसका रेंज है, यह रेंज क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि यह पूरा का पूरा जो यस है यह नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर है। उसके बाद देखिए कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कॉची सीक्वेंस का, जिसमें आप देखेंगे कि हमने डिफाइन किया है कि कॉची सीक्वेंस यानी सीक्वेंस का एक मॉडिफिकेट फॉर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के ही कुछ टर्म का हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं कि सीक्वेंस के बीच के जो टर्म्स हैं उनमें रिलेशन क्या है। जैसे आपको हमने एक सीक्वेंस दिया an को हमने एक सीक्वेंस, कॉमन सीक्वेंस है, रियल नंबर का है, ठीक है ना। अब जिसमें n जो है यानी जो टर्म्स हैं वह नेचुरल नंबर से लिए गए। अब हमने मान लिया कि n इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, ऐसे 4 टर्म का यह सीक्वेंस है। कितने का? 4 टर्म का सीक्वेंस है। अब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 क्या मिलेगा, a1 से डिनोट करेंगे आप, फिर क्या मिलेगा a2 a3 a4, यह इस सीक्वेंस के 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके किसी 2 टर्म को हमने ले लिया और फिर ये 2 टर्म को हमने एक अलग सेट में रख दिया, a2 या a3 और a4, ठीक है। a3 a4 दो सीक्वेंस हो गए, या a2 a3, यानी कोई भी कॉन्सेक्यूटिव 2 टर्म को लगातार क्रमागत 2 टर्म को ले लीजिए, या किसी सीक्वेंस के कुछ टर्म को लेकर के एक नया सीक्वेंस बना दीजिए। अब उस दोनों सीक्वेंस के बीच का जो रिजल्ट होगा, जो उनके बीच का रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को कॉची ने डिफाइन किया था। और कैसे डिफाइन करेंगे आप, कल हमने एक मॉडिफाइड एज द फॉर्म दिया था, मैथमेटिकल टर्म दिया था, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n such that n is greater or equal to delta, and this implies that xn या an minus l is less than epsilon, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन था, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस चीज को कॉची यानी 2 कंपैरिजन वाले, आपको कंपैरिजन भी बोल सकते हो या एसोसिएटिव सीक्वेंस भी ले सकते हो। तो अगर हमने an लिया है, कोई सीक्वेंस क्या लिया है, an लिया है, जिसमें n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसी के कुछ टर्म को ले रहे हैं और फिर हम उसको डिनोट कर रहे हैं m बिलोंग टू n से, तो इसी सीक्वेंस का एक एसोसिएटिव सीक्वेंस बनेगा am। क्या बनेगा? am। अब आपके पास एक ही सीक्वेंस के 2 पार्ट हो गए, an और am। क्या हो गए? an और am। तो जिस पैटर्न पर, जिस नेचुरल नंबर से an सीक्वेंस बनाया गया है, उसी पैटर्न उसी सीक्वेंस पर क्या बनाया जाएगा, am बनाएगा। अब an और am के बीच का जो रिलेशन है उसको देखिए कैसे डिफाइन किया गया है। A sequence an is said to be Cauchy sequence or fundamental sequence if for any epsilon, याद रखेंगे मैथमेटिकल टर्म है, epsilon greater than 0 there exists and 0 epsilon is greater or equal to n, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, such that an minus am is less than epsilon। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस जैसे डिफाइन किया गया है बिल्कुल उसी पैटर्न पर कॉची सीक्वेंस भी डिफाइन किया था। लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आप कैसे डिफाइन करते हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट n ग्रेटर देन, क्या होता है, n इज ग्रेटर देन डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ an minus l is less than epsilon। ये आपके कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन है।
और इसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डिफिनीशन से आप कॉची सीक्वेंस को भी डिफाइन कर सकते हो। बिल्कुल देखिए पैटर्न सेम है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। यहाँ पर हमने डेल्टा बिलोंग टू n किया है और यहाँ पर n0 इक्वल टू n0 एप्सिलॉन ग्रेटर और इक्वल टू n, यहाँ भी आपको नेचुरल नंबर में बिलोंग करना है और यहाँ भी नेचुरल नंबर में सच दैट mod of an minus am, और यहाँ पर क्या है mod of an minus m is less than epsilon, यहाँ भी क्या है mod of an minus m is less than epsilon। तो बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम मैथमेटिकल टर्म। अगर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस को याद कर सकते हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपको याद है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डिफिनीशन से ही आप कॉची सीक्वेंस को भी डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए थोड़ा सा अंतर हुआ कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस से हम लिमिट पॉइंट ज्ञात करते हैं, जब पूरे कन्वर्जेंट सीक्वेंस में लिमिट अप्लाई करते हैं n वैल्यू के लिए, n टेंड टू इनफाइनाइट के लिए, तो वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। और उसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या करेंगे, इसके लिए दूसरे पैटर्न पर काम करें। देखिए यहीं से इसका मैथमेटिकल टर्म दे रहे हैं, आपके लिए सिंपल होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट n ग्रेटर देन डेल्टा। देखिए हमने यहाँ का पैटर्न क्या दिया है, n इक्वल टू n0 एप्सिलॉन। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी ये डेफिनेशन दे सकते हैं, n ग्रेटर देन डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज दैट mod ऑफ an। देखिए n वाला जो टर्म है क्या दीजिए, n ग्रेटर देन डेल्टा एंड डेल्टा बिलोंग टू n। बिल्कुल सेम पैटर्न है कि अगर आप डेल्टा के रूप में भी डिफाइन कर रहे हो तो जो n है, जो नेचुरल नंबर, वो अपने आप नेचुरल नंबर में चलाएगा। जो n है वो भी ग्रेटर देन डेल्टा है और डेल्टा बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर जो हमने दो चीजें दिखाई, एक n0 इक्वल टू n0 एप्सिलॉन, वह अलग नहीं है बल्कि बिल्कुल सेम है। तो ए मैथमेटिकल ज्यादा आसान होगा आपके लिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट m greater than delta and this implies that mod of an minus am is less than epsilon। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको एक सीक्वेंस an दिया होगा, ठीक है, उस सीक्वेंस का पैटर्न ज्ञात कर लीजिए, किस पैटर्न पर यह सीक्वेंस बना है, उसमें उसके कंस्टिट्यूटिव टर्म में क्या रिलेशन है, क्रमागत आने वाले दो पदों का संबंध निकाल लीजिए, उसी में से कुछ और टर्म को लेकर के दूसरा टर्म निकाल लीजिए। अब दो क्रमागत टर्म के बीच का अगर आप डिफरेंस मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं और वह मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन से भी कम आ रहा है, किससे आ रहा है, एप्सिलॉन से भी कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि जो सीक्वेंस an है यह an सीक्वेंस क्या है, कॉची सीक्वेंस है। दोनों का मैं कंपैरेटिव पर रिजल्ट फिर से लिख दे रहा हूं, आप कन्वर्जेंट का भी लिख दे रहा हूं और कॉची का भी। और अगर आपको कन्वर्जेंट का या कॉची का याद है तो एक याद करने से दूसरे का डेफिनेशन अपने आप मैथमेटिकली याद कर सकते हो, याद कर सकते हो। यहां से देखिए पहले हम कन्वर्जेंट का लिख दे रहे हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट, यहां पर केवल n होता है, स्मॉल n ग्रेटर देन डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज दैट mod ऑफ an minus l is less than epsilon। और इसको आप लिमिट के रूप में अप्लाई करते हो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an इक्वल टू n। आप तब यहां से बोल सकते हो कि यह जो सीक्वेंस an है यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसका लिमिट पॉइंट क्या है, यह है। अब बिल्कुल इसी के डिफिनेशन के आधार पर मैं कॉची सीक्वेंस, देखिए यहां पर लिखा है n m ग्रेटर देन n0 और जो n0 है वह किसमें बिलोंग कर रहा है, n0 इज इक्वल टू n, यानी यहां भी नेचुरल नंबर ही है और इसमें भी क्या है, नेचुरल नंबर, तो कोई अंतर नहीं है। ये थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। यहां से देखिए फिर मैं कॉची का लिख रहा हूं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट, नेचुरल नंबर है, सच दैट m ग्रेटर देन डेल्टा। देखिए यहाँ पर m ग्रेटर देन n0 और n0 की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर में, और यहाँ पर m ग्रेटर देन डेल्टा और डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा बिलोंग टू n, मतलब डेल्टा भी नेचुरल नंबर है। सेम पैटर्न, सेम सारी चीजें हैं। यहाँ से आप इम्प्लाई करेंगे एंड दिस इम्प्लाइज दैट an, यानी जो n ग्रेटर देन डेल्टा है उससे एक सीक्वेंस बनाया गया है an, दूसरी जो वैल्यू m है उससे दूसरा सीक्वेंस बनाया गया है am और mod ऑफ an minus m is less than एप्सिलॉन। अब आप पैटर्न देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर हुआ है।
यहाँ पर केवल n ग्रेटर देन डेल्टा है और यहाँ पर क्या है n ग्रेटर देन डेल्टा है, बाकी कोई चीजें बदली नहीं है। यहाँ पर यह लिमिट पॉइंट जो रहता है उसको हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा सीक्वेंस हमसे एसोसिएटिव सीक्वेंस बनाते हैं या सहायक जिसको बोल सकते हो, सहायक अनुक्रम बोल सकते हो, उसको बनाते हैं, उसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं mod of an minus am is less than epsilon, then the sequence an is called Cauchy sequence। ये Cauchy sequence का डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के रियल एनालिसिस में चलेगा जो आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें कॉची की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम को आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे आप। पहले हमने दिया एक सब्सिट्यूटली लार्ज वैल्यू ऑफ n, क्या चीज लार्ज वैल्यू ऑफ n, मतलब कि n का मान जितना ज्यादा होगा, आप लिमिट अप्लाई करते हो ना, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट का मान जितना ज्यादा टेंड कराएंगे इनफाइनाइट की तरफ, वैसे वैसे सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे वह क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। सामान्य रूप से देखिए, जैसे रियल लाइन पर हम आपसे कहें कि a दो वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर हमने a कहा और ये वैल्यू है, दूसरा पॉइंट है b। अब आपको कहा जाए कि इसके 4 पार्ट करिए, हमने इसका 4 पार्ट कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इस समय देखिए कि इसका एक एक लेंथ क्या होगा, ज्यादा दूरी पर है। अब हम आपसे बोलेंगे इसका 8 पार्ट करिए, तो जैसे जैसे आप इसमें पार्टीशन की संख्या क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे के क्या होते जाएंगे, क्लोजर होते जाएंगे। आप इस चीज को रियल में भी डिफाइन करते हो कि दो जो रियल नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर क्या करते हैं, टेंड करते हैं, कंटेन करते हैं। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, वही चीजें लिखा है, फॉर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू ऑफ n, मतलब इसमें जितने दो रियल नंबर हैं या जो आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में जैसे जैसे n का मान आप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए, पहले इसमें केवल 2 टर्म था, फिर मैंने क्या किया, इसका केवल 2 टर्म है a और b, फिर मैंने इसका 2 पार्ट किया। अब इसमें क्या हो जाएंगे, मान लीजिए बीच में c इंक्लूड कर दिया, तो अब इसमें कितने पार्टीशन हो गए, 1 और 2, अब कुल टर्म हो गए 1 2 3। अब 2 पार्ट हमने और इसका कर दिया, पार्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे n का मान, मतलब दो रियल नंबर के बीच का n का मान हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो टर्म्स हैं उन टर्म्स की संख्या क्या होती जाएगी, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, वो वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, पास होते जाएंगे। आप रियल लाइन पर इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो कि दो रियल लाइन पर 2 पॉइंट ले लीजिए और पहले इसका एक पार्टीशन करिए, इसका आप लेंथ देखिए कि कितनी दूरी पर है, फिर इसका 2 पार्ट और बराबर इक्वल डिस्टेंस पर आप पार्टीशन करिए, फिर देखिए, फिर ऐसे ऐसे पार्टीशन आप क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो जो टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, क्रमागत आने वाले टर्म्स हैं, वो एक दूसरे के क्या होते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। और यहाँ देखिए कि जैसे ही आप क्या करेंगे, n टेंड टू इनफाइनाइट करेंगे, पार्टीशन की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे, तो तुरंत जो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस, दैट इज टेंड टू 0, वह क्या हो जाएगा, 0 की तरफ हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि लगातार क्रमागत आने वाले जो टर्म्स होंगे बिल्कुल इतने क्लोज हो जाएंगे कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ होगा, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एग्जांपल देखेंगे कॉची सीक्वेंस का। पहला हमने एक एग्जांपल लिया है 1/n। अब n बिलोंग टू क्या करेंगे, नेचुरल नंबर करेंगे, तो पहला टर्म क्या होगा 1/n, दूसरा टर्म 2 रखने पर 1/2, 3 रखने पर 1/3 डॉट डॉट 1/n। ये इसके क्या है, इस सीक्वेंस के टर्म्स हैं। तो आपको डिफाइन करना है सीक्वेंस 1/n इज ए कॉची सीक्वेंस, किसके लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, किसके लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। फिर मैंने कहा था ना कि आपको अगर कोई सीक्वेंस दिया है और उस सीक्वेंस को बताना है कि वह कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है, तो पहले आप ये देखिए कि वो कॉची सीक्वेंस बना किससे है। उसमें जो नेचुरल नंबर हैं वह फाइनाइट टर्म्स के हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स के हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट टर्म्स का है। अब यहां से देखिए 1/n को दिखाना है कि कॉची सीक्वेंस है। डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई रियल पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर 1/n दिया है, जैसे आपने an किया था, तो अब इसका दूसरा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस क्या होगा, am, क्या होगा, am। अब 1/n और फिर उसी सीक्वेंस में 1/m, मॉडुलस वैल्यू निकालना है जो आपने अभी मैथमेटिकल डिफाइन किया है, am और an माइनस am को डिफाइन किया ना। अब इसी को हम दिखा रहे हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन अगर एप्सिलॉन हो गई तो 1/n क्या हो जाएगा, कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। यहां से देखेंगे 1/n माइनस 1/m, वो an की जगह 1/n, an की जगह 1/m सॉल्व करेंगे, n का है एलसीएम mn होगा, यहां से m माइनस n। मॉडुलस वैल्यू में आप जानते हैं कि mod ऑफ
m माइनस n इक्वल टू मॉड ऑफ लेस और इक्वल टू m प्लस n। इसको पीछे मैंने प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में दिखाया भी है, पिछले क्लासेस में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m प्लस n अपॉन mn दैट इज इक्वल टू, फिर आप इसके जो एलसीएम के पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन m। अब यहाँ से देखिए तो जरा कि मॉड ऑफ an माइनस am की जो वैल्यू आ रही है वह क्या मिल रही है 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन m। अब आपको मैंने दिखाया कि n m क्या होते हैं, ग्रेटर देन डेल्टा होते हैं, या इसको आप n0 भी कर सकते हो, और n0 जो है वह बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। यानी जो वैल्यू हम n को दे सकते हैं वही वैल्यू हम किसको दे सकते हैं, m को भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों को हमको नेचुरल नंबर से और कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देनी है। तो हमने क्या किया कि n को भी n0 दे रहे हैं वैल्यू और m को भी n0 वैल्यू दे रहे हैं। यानी यहाँ पर जो टर्म मिला है 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन m, तो n की जगह भी हम n0 पुट करेंगे क्योंकि n0 भी नेचुरल नंबर है, और m को भी हम पुट करेंगे तो m0 भी क्या हो जाएगा n0 पुट करने पर। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 1 अपॉन n0 और m की जगह भी क्या होगा 1 अपॉन n0 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या देगा 2 अपॉन n0 कितना आया 2 अपॉन n0। और यहाँ से आप देखेंगे कि n0 की जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन। यहाँ से आप देखिए कि 2 अपॉन n0 की वैल्यू क्या हो गई लेस देन एप्सिलॉन हो गई, क्या हो गई लेस देन एप्सिलॉन। अब आप कैसे दिखाई देंगे लेस देन एप्सिलॉन, देखिए 2 और ठीक है ना n0 ये क्या है एप्सिलॉन के एसोसिएटिव होता है, तो 2 अपॉन n0 की वैल्यू क्या हो गई लिस्ट हो गई किससे एप्सिलॉन से भी कम हो गई। तो इसलिए जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि मॉड ऑफ an माइनस am is less than epsilon for epsilon greater than 0, उसको यह सीक्वेंस 1 by n क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा कि 1 by n जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को आप क्या बोल सकते हो कॉची सीक्वेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कॉची सीक्वेंस बोल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, दूसरा एग्जांपल कि कौन से ऐसे सीक्वेंस हैं जो कॉची सीक्वेंस नहीं होते हैं और क्यों नहीं होते हैं। नीचे आप देखिए एक सीक्वेंस है, यहां से उसको देखिए -1 के पावर n, क्या लिखा है -1 के पावर 1 n इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। क्यों नहीं होता है कॉची सीक्वेंस, इसको देखिए -1 के पावर n जो सीक्वेंस दिया है, जब हम इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए हमने n इक्वल टू 1 रखा तो इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या मिलेगा -1, 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी +1 आएगी, फिर -1 रखने क्या रखने 3 रखने पर -1 फिर +1। यानी इस सीक्वेंस के में केवल दो ही टर्म है -1 और +1 जो लगातार अल्टरनेट करके आ रहे हैं। इसको आप एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको अल्टरनेटिव सीरीज भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव सीक्वेंस है, क्योंकि जब किसी सीक्वेंस में अल्टरनेटिव का मतलब होता है अल्टरनेट करके, एक सीक्वेंस में दो ही टर्म हो और 2 हो 3 टर्म हो और लगातार वो क्या करते हो एक निश्चित अंतराल के बाद अगर वो आ रहे हैं तो उनको हम अल्टरनेटिव सीक्वेंस या अल्टरनेटिव सीरीज भी बोल सकते हैं। प्लस के रूप में आप डिनोट करेंगे तो अल्टरनेटिव सीरीज हो जाएगा, और अगर आप सेट थ्योरी में लिख रहे हैं तो क्या होगा सीक्वेंस होगा। तो ये -1 n जो है यह अल्टरनेटिव सीक्वेंस है, इसमें केवल दो टर्म है -1 और +1। -1 कब मिल रहा है जब आप n जो नेचुरल नंबर पुट कर रहा है, इस नेचुरल नंबर में आप क्या पुट कर रहे हो, जब आप 2m + 1 मतलब कि आप वैल्यू पुट करोगे, क्या पुट करोगे अगर n का मान 8 पुट करोगे तो इसका मान -1 आएगा, और अगर n का मान क्या पुट करोगे इवन पुट करोगे तो इसका मान क्या आएगा +1 आएगा। यानी 8 पर -1 इवन पर क्या आ जा रहा है +1। आगे देखेंगे कि इसको हमने क्या सपोज कर लिया कि an + b - an, क्या मान क्या है कि -1 इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो an + 1 an + 1 -1। अब यहां से देखिए तो इवन के लिए 8 के लिए क्या दे रहा है -1, a हो गया आपका an, क्या हो गया an, और इवन के लिए क्या दे रहा है वो +1 दे रहा है, यानी कि यह हो गया आपका am, और एप्सिलॉन को सपोज कर लिया गया है 1 के इक्वल। यहां से देखिए -1 is not a Cauchy sequence since successive term of the given sequence is alternative, मतलब जो क्रमागत आने वाले टर्म हैं इस सीक्वेंस में वह क्या है +1 है और -1, जिसको मैंने ऊपर डिस्क्राइब भी कर दिया है। अगर देखिए कि जब हम क्या करेंगे एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1, तो यहां से दो टर्म हमने ले लिया, फिर वही चीज आपको दिखाना है an और am, तो an की जगह an लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया
an की जगह an+1 और an की जगह क्या ले लिया गया है, an ले लिया गया। तो मॉड ऑफ an+1 माइनस an, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखिए इसकी अगर वैल्यू आप निकालना चाहें, जो मॉड ऑफ an+1 और an से डिनोट किया गया है, तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यहां से a हो गया आपका an+1 और माइनस an, ये डिनोट किया गया। नीचे यहां देखिए, यहां से अगर हम इसको -1 भी ले लेते हैं और इसको +1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। मॉडुलस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -2, और मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू जब बाहर निकालेंगे तो यह वैल्यू क्या होगा, 2। क्या हो गया, तो मॉड ऑफ an माइनस am, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या मिली है, 2। और यहाँ पर देखिए कि एप्सिलॉन को सपोज किया गया है इसके इक्वल 1 के, तो 2 इज नॉट less than 1, that means not less than epsilon, 2 is not less than 1, या 1 से लेस नहीं होगा। अब 1 किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन की, तो आप ऐसे भी डिनोट करते हो कि 2 is not less than epsilon, therefore -1n is not a Cauchy sequence, क्योंकि इसके जो consecutive associated sequence हैं वह क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वह उनकी जो वैल्यू आ रही है मॉड ऑफ am माइनस am, ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रही। नेक्स्ट हमारा टर्म है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जब सीक्वेंस के पूरे टर्म, किसी सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं पूरे टर्म, चाहे वो n टेंड टू इनफाइनाइट हो, यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, या n टेंड टू समथिंग केवल 4 टर्म या 5 टर्म हो, इस तरह के कोई टर्म्स हो, 20 टर्म हो, तो उस कंडीशन में जो बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर पूरे सीक्वेंस की मॉडुलस वैल्यू, पूरे सीक्वेंस की मॉडुलस वैल्यू किसी पॉजिटिव रियल नंबर से लेस देन हो, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। डिफिनेशन देखेंगे, ए सीक्वेंस n is called the bounded if and only if for there exists a positive number, वह नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, और पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा हो कि पूरे सीक्वेंस का मॉडुलस जो वैल्यू हो वह लेस आर इक्वल टू क्या हो, m हो, मतलब कि पहला टर्म भी क्या हो, उस वैल्यू से कम हो, दूसरा टर्म भी क्या हो, उसी पॉजिटिव वैल्यू से कम हो, तीसरा टर्म भी क्या हो, इनइक्विटी रिलेशन के साथ है, मतलब उस सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं उन टर्म का मॉडुलस मान क्या होना चाहिए, किसी पॉजिटिव रियल नंबर से अगर कम आ रहा है तो सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे, अदरवाइज द सीक्वेंस इज नोन एज द अनबाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्म देखेंगे, every Cauchy sequence is bounded। अभी हमने बाउंडेड को डिफाइन किया कि अगर किसी सीक्वेंस के सभी टर्म का मॉडुलस मान किसी पॉजिटिव रियल नंबर से क्या हो, लेस आर इक्वल टू इनइक्विटी रिलेशन के साथ सैटिस्फाई करता हो, तो वह क्या होता है, बाउंडेड होता है। दूसरी तरफ हमने दो टर्म है इसमें, Cauchy सीक्वेंस है, तो Cauchy सीक्वेंस को हमने डिफाइन किया मॉड ऑफ an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये Cauchy हो गया और ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। समझ में आ रहा है? बाउंडेड का अगर आप डिफरेंशिएशन देना चाहें तो अभी हमने जो एग्जांपल लिखा है -1n, यह जो सीक्वेंस है जिसको आपने दिखाया कि यह Cauchy सीक्वेंस नहीं होता है, लेकिन यह सीक्वेंस बाउंडेड है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आप रख रहे हैं, जो -1 और +1 अल्टरनेटिव टर्म्स आ रहे हैं, तो यह सीक्वेंस -1 से लेकर के +1 के बीच में क्या कर दिया गया है, यहाँ -1 हो गया है, +1 हो गया। अब पूरे सीक्वेंस का मान क्या होगा, -1 और +1 के बीच में होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। तो बाउंडेड सीक्वेंस का ये एग्जांपल भी होता है -1n, आप इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए अब दोनों का रिलेशन क्या आया है कि आपको डिफाइन करना है एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी जो मॉड ऑफ an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन के डिफिनेशन को हमने डिफाइन किया है Cauchy सीक्वेंस के लिए। अब उसी को डिफाइन करना है कि वो मॉड ऑफ किसको डिफाइन करेगा, मॉड ऑफ an इज लेस देन किसके, लेस देन एनी पॉजिटिव रियल नंबर m। दोनों का रिलेशन देखेंगे। आपने देखा कि an इज ए Cauchy सीक्वेंस सपोज किया गया है और एप्सिलॉन इक्वल टू 1 and 0 बिलोंग टू n, जो पिछला Cauchy सीक्वेंस का डिफिनेशन है। यहां से nm इज लेस देन n0, जिसको हमने एक और फॉर्म दिया है nm इज लेस देन डेल्टा। अगर आप यहां डेल्टा लिख देते हो तो डेल्टा बिलोंग टू क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। तो चाहे n0 से डिफाइन करो चाहे आप डेल्टा से डिफाइन करो, दोनों सेम चीजें हैं। अब यहां आप क्या डिफाइन करने जा रहे हो, मॉड ऑफ an माइनस an0 लेस देन 1,
या लेस देन एप्सिलॉन यूज करना था और एप्सिलॉन को क्या सपोज कर लिया गया 1। अभी हम कॉची सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं, मैथमेटिकल जो डिफिनेशन हमने दिया है, ठीक है। तो mod ऑफ an माइनस am करना है ना, mod ऑफ क्या करना है an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन। देखिए तो am पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या मान लिया गया am करना है, तो am को क्या कर दिया गया n 0 कर दिया गया, तो mod ऑफ an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन करना है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 है। क्या है एप्सिलॉन इक्वल टू 1। यहां देखेंगे कि mod ऑफ an लेस देन an 0 प्लस 1, इसको क्या किया है ट्रांसपोज कर दिया गया, पक्षांतर कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए कि हमने a1 a2 यानी जितने टर्म्स हैं सीक्वेंस के उसका मैक्सिमम वैल्यू लिया और उसको डिनोट किया है कैपिटल M से। तो अब जो मॉडुलस मान है इस टर्म का वो लेस देन क्या हो गया m, और ये जो डिफिनेशन है कि mod ऑफ an इज लेस आर इक्वल टू m, यह क्या हो जाएगा किसका हो गया, यह बाउंडेड का हो गया। तो अभी ये जो सीक्वेंस हमने माना था कॉची, और कॉची के मैथमेटिकल फार्मूला से हमने डिफाइन किया और डिफाइन करके इसको कहां पहुंचा दिया बाउंडेड पर। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है कि आप कॉची सीक्वेंस लीजिए, बस एप्सिलॉन को इक्वल करिए और दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेकर के उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो उस मैक्सिमम वैल्यू को m मानेंगे। तो जब आप इसके मैक्सिमम जितने टर्म्स उसके मैक्सिमम वैल्यू को 1 मानेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा कि जितने टर्म्स होंगे उस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे वह तुरंत लेस आर इक्वल टू क्या आ जाएंगे m हो जाएंगे, और यह बाउंडेड का डेफिनेशन होगा। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि यह जो कॉची जितने भी कॉची सीक्वेंस होते हैं वो सब के सब बाउंडेड होते हैं। इसका कन्वर्स रिलेशन कन्वर्स प्रूफ आता है कि बट सो दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। तो आप देखिए एग्जांपल से आप दिखा सकते हो, लिखा है ना नेसेसरी ट्रू बट द सफिशिएंट इज नॉट ट्रू, यानी कि आपको दिखाना है कि जितने बाउंडेड हैं जरूरी नहीं कोई कॉची हो। तो -1 = 1 जो है यह क्या होता है, यह कॉची सीक्वेंस नहीं होता। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -1n इज ए बाउंडेड सीक्वेंस बट इट इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। दिखा दिया मैंने कि -1 और +1 के बीच में जो सीक्वेंस है यह किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करता है, किसी एक पॉइंट पर इसका वैल्यू लेस और इक्वल टू नहीं आता है, इसलिए -1n बाउंडेड सीक्वेंस होने के बाद भी कॉची सीक्वेंस नहीं होता है। थैंक यू।